एनडीए वालों से प्रश्न है। आज वो न पौली टिकसवा हो, घर कैसे के जाई। आज वो न पौली टिकसवा हो, घर कैसे के जाई। का भैली तोहरी बिकसवा हो, घर कैसे के जाई। काहे देखवला हो बुलेट के सपना, काहे देखवला हो बुलेट के सपना। टिकट पैसेंजर में मिले ना अपना, अपने तो चलला आकाशवा हो, घर कैसे के जाई। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, और रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं इस जो ये बेतिया विधानसभा और ये बेतिया जगह है उसके बारे में चंद शब्द हैं जो मैं बता दूं कि गोपाल सिंह नेपाली की धरती, महारानी जानकी कुंवर सिंह की भूमि, पश्चिम चंपारण जिले का मुख्यालय व केंद्र बेतिया। इस बेतिया शहर में प्रभात खबर का यह इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुका है। प्रभात खबर का यह इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुका है। इस इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत आज हम ये चौपाल लगा रहे हैं जिसमें बेतिया की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है और आपसे कुछ ही देर में मंच पर आप सभी के जनप्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। तो ये कार्यक्रम आज इसी धरती बेतिया की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए बेतिया की इस धरती से हम ये प्रभात खबर का चुनावी चौपाल लगा रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको अपने सारे गेस्ट से रूबरू करा देता हूं, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। एक एक करके मैं उनको मंच पर भी आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे साथ पूर्व विधायक बेतिया के मदन मोहन तिवारी जी हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए सर मंच पर। हमारे साथ एनडीए नेता दीपेंद्र सर्राफ जी हैं, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। हमारे साथ महापौर प्रतिनिधि रोहित सिकारिया जी हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ शिक्षाविद ज्ञानेंद्र शरण जी हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत करें। एक अतिथि अभी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि जब वो आ जाएंगे रास्ते में है, बातचीत हुई है तो कार्यक्रम के बीच में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं आपका परिचय भी उनसे करा दूंगा। अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्योंकि जब कार्यक्रम का शुरुआत करते वक्त ही मैंने अपने इस कार्यक्रम का फॉर्मेट आप सभी को बता दिया था कि सबसे पहले आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को एक एक मिनट का वक्त देंगे, जिसमें उनके दिल में और अपनी जनता को संबोधित करने के लिए जो भी शब्द होगा वो अपनी जनता को कम शब्दों में और चंद मिनटों में संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर हम जनता के बीच चलेंगे और आपके मुद्दे ही हमारा विषय होगा, इसलिए हम आप ही के बीच आएंगे और आपके सवाल लेकर के अपने जनप्रतिनिधियों से हम उनका पक्ष जानेंगे। तो सबसे पहले हम मदन मोहन तिवारी जी के पास ही चलते हैं। सर, जो भी आप जनता को संबोधित करना चाहें। इस चौपाल में मंच पर उपस्थित भिन्न भिन्न दल के प्रतिनिधिगण और इस सभागार में विभिन्न दलों के उपस्थित साथीगण, साथ ही प्रभात खबर के सभी साथीगण, मैं अपने हृदय के गहराइयों से आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही बेतिया मझवलिया विधानसभा के देवतुल्य जनता, माता बहन का मैं दिल के गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर के से प्रार्थना करता हूं कि बेतिया और मझवलिया के सभी ग्रामीण, सभी शहरी, सभी आम आवाम का अच्छा दिन हो, खुशहाली हो, ऊंचाई तक जाए। जय हिंद, जय भारत। दीपेंद्र जी।
सभी को नमस्कार। सभी हमारे बेतिया के इस जिले के सभी सम्मानित बंधुओं का आज के इस कार्यक्रम में मैं भाजपा एनडीए की ओर से अभिनंदन करता हूं। हमारी जो ये वर्तमान जो सरकार है वह बिहार के लोगों की बेहतरी के लिए, आम आवाम की बेहतरी के लिए जो कार्य कर रही है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पुनः 2025 से 30 फिर से नीतीश के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच हम लोग आएंगे। विगत दिनों माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बेतिया भ्रमण के दौरान जो आए, उन्होंने आपको बेतिया 73 करोड़ रुपए का बरवत से आपको स्टेडियम होते हुए जीएमसीएच तक का रोड का जो सौगात दिया, 54 करोड़ का जो सौगात उन्होंने स्टेडियम के रूप में दिया, 4 लेन सड़क के रूप में 73 जो करोड़ का 4 लेन दिया, और भी बहुत सारे चीजों को उन्होंने दिया। इसके साथ पूरे बिहार के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवाओं को जो उन्होंने पेंशन योजना जो है उसको 400 से बढ़ाकर 1100 करने का कार्य किया। साथ साथ आशा, ममता, सबके जो सम्मान राशि थी उसको भी बढ़ाने का जो कार्य किया है, वह उनके माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट जी, विजय सिन्हा जी, इनके दृष्टिकोण का और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के जो दृष्टिकोण है बिहार के प्रति, बिहार के प्रेम, उसको वह परिलक्षित कर रहा है। इसको लेकर हम लोग आप सभी के बीच फिर से नए सत्र के लिए आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे की कार्रवाई के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सिकारिया साहब। हेलो, मैं इस मंच पर आए सभी भाइयों, हमारे गार्जियन बंधु, हमारे जो भी लोग, गाताएं, बहनें, जितने भी हमारे बेतिया शहर के और नगर निगम के जो भी जनता है, मैं सबको प्रणाम करता हूं और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम में इतनी बारिश में भी यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रभात खबर के इस इनिशिएटिव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज जागरूकता के लिए जो पहली बार प्रभात खबर द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया है और सभी विधानसभा में यह हो रहा है। इससे फ़ायदा ये है कि आप देखेंगे कि हम लोगों के यहाँ 53, 54, 55, 60% तक ही वोटिंग होती है, और वोटिंग जो होती है उसमें भी कुछ नोटा हो जाता है। तो प्रभात खबर का यह अभियान अगर हमारे जो पब्लिक है, जो जनता जनार्दन है, उसको अगर बूथ तक ला पाता है और ज़्यादा वोटिंग बढ़ती है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि अच्छे जनप्रतिनिधि चुन कर आएंगे और वो अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो इसके लिए मैं प्रभात खबर को सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ पे नगर निगम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरी पत्नी यहाँ पे महापौर हैं गरिमा देवी सिकारिया जी, और मैं यहाँ पे पार्षद हूँ लाल बाजार का, और मैं जो भी नगर निगम से जो भी समस्याएं होंगी उसके लिए जवाब देने के लिए उत्सुक हूँ। धन्यवाद। ज्ञानेंद्र जी। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, उठने के साथ आपके घर के अंदर से चाय आए चाहे नहीं आए, देश दुनिया की खबर लेकर समाचार पत्र के रूप में प्रभात खबर आपके घर में रहता है, और आप सुबह उठते ही पूरे दुनिया और देश का खबर एक नज़र में देख लेते हैं। और वहीं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के रूप में आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्या हमारे जनप्रतिनिधि करने वाले हैं, उनका क्या मैनिफेस्टो होगा, आप आज के इस कन्वर्सेशन के दौर में आप उनसे क्या प्रश्न पूछें जो आने वाले समय में मुद्दा बन जाए। इस तरह के आयोजन को प्रभात खबर द्वारा किया जा रहा है। तो मैं तो एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार ताली से प्रभात खबर का स्वागत किया जाए। और कोरम लगभग पूरा है, एनडीए के भी प्रतिनिधि हैं, इंडिया के भी प्रतिनिधि हैं, और हमारे नगर निगम के भी प्रतिनिधि हैं। हम कोई जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आपके बीच आप जनप्रतिनिधि और आपके बीच समन्वय बनाने के लिए हमको बुलाया गया है कि आपका सवाल कैसा होना चाहिए, किस तरह का सवाल आप करें। तो उसमें बस 2 ही बात हम कहेंगे कि जो बात
पहले अभी तक हो चुकी है, वो सब बात आप पूछेंगे, मुद्दा उखाड़ेंगे तो सवाल बहुत होंगे, जवाब भी दिए जाएंगे। कुछ लोग संतुष्ट होंगे, कुछ सपोर्टर होंगे वो संतुष्ट होंगे, जो सपोर्टर नहीं होंगे वो असंतुष्ट होंगे। इन सवालों का और जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। समय कम है, इसलिए मेरा आप लोगों से यही अनुरोध होगा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप वही मुद्दा, वही सवाल उठाइए जो चुनाव में एक मुद्दा बन जाए, और आपके सवाल को याद रखा जाए कि आपने इस चुनाव से पहले इस तरह का सवाल किया था, और उसके लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सकारात्मक जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएं। धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा कि आपका सवाल सकारात्मक हो और सुलझा हुआ हो, जिससे कि हमारे जनप्रतिनिधि को जवाब देने में भी सुविधा हो। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने ये कहा कि हमारा जो विषय है वो आपके ही मुद्दे हैं, आपकी ही समस्याएं हैं। हम दिन भर चौराहों पे घूम रहे हैं किसी एक विधानसभा क्षेत्र में। जैसे आज मैंने बेतिया के अलग अलग चौक चौराहों पे घूमा, वहां लोगों से बातचीत की। हमारा 2 कार्यक्रम है, जिसमें एक चौराहे पे चर्चा है, जिसमें हम अलग अलग चौक चौराहों पे जा रहे हैं, और दूसरा ये चौपाल है। तो मैंने आपको कहा कि आपके मुद्दे ही हमारा विषय है, तो आपके बीच आकर के आपके सवाल लेंगे हम। तो अब वो दौर शुरू हो रहा है सवाल जवाब का। मैं अपने साथी से दरख्वास्त करूंगा कि वो माइक लेकर के लोगों के बीच जाएं और वो सवाल लें लोगों से। आप लोगों से बस एक छोटा सा यही निवेदन होगा कि आप एक सवाल एक बार में रखें, बहुत सारे सवाल ना रखें। लोग एक एक करके हम आपके बीच फिर आएंगे, उसके बाद आप रखिएगा सवाल जो भी आपको रखना होगा। जल्दी जल्दी एक एक लोग, और दोनों तरफ से सवाल लेते जाइएगा। पीछे की ओर से शुरुआत करें, दोनों तरफ से सवाल लेते जाइए। जी आदर्श। तो जहां से भी सवाल हो कृपया एक बार हाथ अपना खड़ा करेंगे, वहां मैं पहुंचूंगा, और आप अपना परिचय दे देंगे। परिचय में सिर्फ नाम और सवाल। नरोदय ठाकुर, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिम चंपारण। मैं अपने पूर्व विधायक बड़े भाई मदन मोहन तिवारी जी, जो 5 साल तक बेतिया का रिप्रेजेंट किए, और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई दीपेंद्र सराफ जी, जो जिला के अध्यक्ष भी रहे, उनकी पार्टी 25 साल तक शासन भी, यहाँ विधायक का भी प्रेजेंट भी कर रही। उसके बावजूद भी बेतिया और मझौलिया का ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका आज तक भवनहीन रहा। आखिर दोनों पार्टी 25 साल और 30 साल विधायक रहने के बावजूद 25 साल एनडीए की सरकार रही। और ठीक है, ये सवाल स्कूल के भवनों पे है। आपका भी सवाल है जी। सवाल एक को पार्टी से पूछो, हमरे से पूछो। अभिषेक, ठीक है, सवाल। अभिषेक युवा समाज सेवी। मेरा सवाल है, यहाँ माननीय महापौर के प्रतिनिधि के तौर पर आए, उनके पति और वार्ड पार्षद भी हैं आप, लेकिन आज बिहार में 35% रिजर्वेशन के बाद भी एक महापौर के आप प्रतिनिधित्व के तौर पे भी आए हैं, ये दुखद है। सवाल नहीं, ये सवाल मुद्दों पर हो, विकास पे हो, ये सवाल नहीं। आपका स्वागत भी है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज इस नगर निगम के कोई भी मुख्य सड़क अच्छा नहीं बना हुआ है बेतिया का। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। इस पे नगर निगम क्या कार्य करे? ठीक है, सड़कों पे सवाल है। 1-2 सवाल और लेंगे हम। इस साइड से भी आदर्श सवाल लें, दोनों साइड से सवाल लीजिए। मैं शिवेंद्र शिबू, बेतिया कमलनाथ नगर निवासी हूँ। प्रश्न नहीं, मेरी पीड़ा है। मैं कमलनाथ नगर में रहता हूँ। आज की जो घटना है कमलनाथ नगर की, वो मतलब इतनी निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आज जो घटना, एक अधेड़ आदमी बाइक सहित नाले में गिरा है, पूरा वायरल है ये। और वो जो नाला है वो आधा सड़क नाले में तब्दील है। जब नगर परिषद हुआ करता था तब से वो नाला में तब्दील है, और आज नगर निगम होने के बावजूद भी वही दुर्दशा है। तो मैं अपने प्रतिनिधि से, खासकर नगर निगम के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि ये बेतिया के लोग कब महसूस करेंगे कि हम नगर निगम में रहते हैं। ठीक है, इस साइड से भी कोई सवाल है क्या? आज़ाद हुसैन, वार्ड नंबर 32 के पार्षद पुत्र हैं। मेरा सवाल दीपेंद्र भैया और मदन मोहन तिवारी जी, रोहित सिकारिया भैया, तीनों से है
कि आधा से ज़्यादा बेतिया जो है बेतिया राज की ज़मीन में है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से आप लोग तीनों आदमी विधायक के, एक तो हमारे चाचा पूर्व विधायक हैं और 2 आदमी और भी विधायक के उम्मीदवार हैं। बेतिया राज का जो ज़मीन पे आधा से ज़्यादा मैंने पब्लिक के यहाँ बसा हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी को मौका मिलता है तो आप लोग का स्टैंड क्या होगा बेतिया राज में बसे हुए लोगों के लिए? ठीक है। फरहान राजा, माले का यूथ विंग का अध्यक्ष हूँ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, एक साथी कमलनाथ नगर का बात रख रहे तो कमलनाथ नगर सड़क और नाला का उद्घाटन 2022 में माननीय तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री थे भाजपा के, उनके द्वारा किया गया। अध्यक्षता संजय जायसवाल के द्वारा, बैन पोस्टर है इसका शिलान्यास का। 3 साल पूरा हो गया और कमलनाथ नगर आज बेतिया में सबसे हाईलाइटेड विषय है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि एनडीए के यहाँ जो सांसद और विधायक हैं, फीता तो काट लेते हैं, बोर्ड लगा लेते हैं, लेकिन उनका विकासवे नहीं दिखता है। तो कमलनाथ नगर में विकास कहाँ है, उनके प्रतिनिधि जवाब दें। ठीक है। ये 4-5 सवाल आए हैं, मैं एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सर, बेतिया और मझौलिया में स्कूल भवन को लेकर के, जर्जर स्कूल भवन को लेकर के बातचीत हो रही थी। आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, दीपेंद्र सर, स्कूल के भवन को लेकर के जो माइक आपके पास, हाँ माइक है, स्कूल भवन जो जर्जर स्कूल भवन की बातचीत हो रही थी सर, सवाल उठा कि बेतिया और मझौलिया में स्कूल का भवन जो है वो जर्जर हो चुका है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी वर्तमान एनडीए की सरकार है, जो कार्य किया है वह अद्भुत और अतुलनीय है। आज से 2005 से पहले जो स्थिति थी शिक्षा की, चरवाहा विद्यालय हुआ करते थे, स्कूल में बच्चे बच्चियों का जाना नगण्य रहता था। इन 20 वर्षों में हमारी एनडीए की सरकार ने जो पहल किया, आज बच्चियों को और बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने साइकिल दिए, पोशाक दिए, उनको बैग दिया। भवन भी जो है, बहुत जगह नए भवन भी बने हैं, कुछ स्थिति जर्जर भी है। सरकार की जो योजना है वो जो भी पुराने भवन हैं उनको उनका पुनर्निर्माण और नए भवन भी बन रहे हैं। तो हमारी जो ये सरकार है एनडीए की, ये शिक्षा के लिए बहुत ही सजग है। आप देखते होंगे किस प्रकार जब सुबह के समय में बच्चियां कैसे स्कूलों को जाती हैं, बच्चे कैसे एक ड्रेस पहन के एक रूपता के साथ प्राइवेट में, इधर के दिनों में मेरे द्वारा बैग वितरण किया जा रहा है। तो मैं कुछ स्कूलों में गया, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल की जो स्थिति देखा मैंने कि एक आपको शहर का जो एक प्राइवेट स्कूल है उससे बेहतर स्थिति। तो स्थानीय स्तर पे लोग अगर जागरूक भी हैं तो उस जो वहां की स्थानीय समिति है उनके जागरूक होने पर का भी कुछ परिणाम अच्छा होता है और सरकार इसके लिए पहल कर रही है। धन्यवाद। तो दीपेंद्र सर ने अपनी बात रखी है बेतिया और मझौलिया स्कूल के जर्जर स्थिति पे। अब हम नगर निगम का जो सवाल आया था सर, सड़कों का सवाल, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। उससे पहले हमारे साथ हमारे नए अतिथि जुड़ गए हैं, डॉक्टर जगमोहन जी हमारे साथ है, वरिष्ठ साहित्यकार है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सर, मैं आपसे आग्रह करता हूं आप स्टेज पे आए। सर, सड़कों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सड़कों का ये स्थिति है कि नगर निगम का चुनाव 2023 से हम लोग इसमें आए, उसके बाद यहाँ पे नल जल का काम जो था वो चल रहा था। यहाँ पे दुर्भाग्य रहा कि 21 और 22 में नगर निगम जो बना, हम लोग का उसमें कोई भी बोर्ड नहीं था, मतलब चुनाव बहुत देरी से हुआ, तो जो जल नल का काम था वो बहुत देरी तक होता रहा। अभी जाके वो जल नल का काम कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट में भी मतलब वो टेंडर बिहार सरकार द्वारा डायरेक्ट 100 करोड़ रुपए का करीब किया गया था, तो उसमें भी अभी कुछ जगह बाकी है जिसका दूसरा चरण चालू कर दिया गया है। अभी 7 वार्डों को फिर से लिया गया है उसमें, और उसमें जो भी जगह बचे हुए होंगे पुराने वार्डों में वो भी कर दिया जाएगा उसी के साथ। वो भी करीब 70 करोड़ रुपए का टेंडर है जो बिहार सरकार द्वारा किया गया है। तो नल जल के बीच में हम लोग काम नहीं करा पा रहे थे रोड का। अभी लगभग शहर के जितने रोड हैं वो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना हो या राज्य योजना हो या नगर निगम की रिपेयरिंग की स्कीम हो और या फिर टेंडर से
जो भी हो, तो उन सबों को ले लिया गया। अभी मोटा मोटी शहर में कोई रोड नहीं बचा हुआ है जो टेंडर नहीं हो गया हो या फिर उसको ले नहीं लिया गया हो, और उसका कार्यादेश बस निकलने वाला है और टेंडर प्रोसेस भी ज़्यादातर रोड का खत्म हो गया है। तो कमलनाथ नगर की जहाँ तक बात है, कमलनाथ नगर का भी टेंडर हो गया है। उसमें मैं आपको बता दूं कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की स्कीम है जो मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से ली गई है, और उसमें करीब 1.25 करोड़ रुपए की स्कीम है जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज योजना में लिया हुआ है। तो वो दोनों काम बरसात के बाद शुरू हो जाएगा कार्यादेश देने के प्रोसेस में, और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का काम शुरू हो गया है। अभी जहां बारिश में पानी ज़्यादा होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का काम जो था वो पिछले ही साल टेंडर हो गया था, लेकिन बुडको के द्वारा कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते उसमें लेट हुआ है। जो भी योजना एक बार टेंडर में या फिर पास हो जाता है किसी भी विभाग से, तो फिर दूसरा विभाग उसको पास करके नहीं बना सकता है। तो अभी जो स्थिति है सड़कों की, आपको दिसंबर तक ज़्यादातर सड़कें बनी हुई मिलेंगी क्योंकि जल नल योजना का काम खत्म हो गया है। अब ये पहला जो चरण था वो खत्म हो गया, अब दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें जहाँ जहाँ बची हुई रिपेयरिंग होगी वो होगी, और नए वार्डों को जो अभी नवअधिकृत वार्ड है 20 वार्ड, उसमें से 7 वार्डों को नल जल योजना में लिया गया है। तो उनकी भी स्थिति शहर जैसी ही होगी, जहाँ जहाँ पे वहाँ रोड होंगे उन वार्डों में उनको काटा जाएगा और उसमें नल जल का पाइप बिछाया जाएगा। ये बिहार सरकार द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, उसमें हम लोगों का उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। वहाँ से डायरेक्ट बुडको के द्वारा उसको कराया जा रहा है। और नल जल का 7 वार्ड होने वाले हैं, 14 वार्ड बचे हुए हैं। तो जब उन वार्डों में भी जब जाएंगे तो रोड कटेगा, और फिर जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है उसके पहले अगर हम लोग बना भी देते हैं तो जब जब उसको रिपेयरिंग की जरूरत होगी या पानी लीकेज होगा, जब तक वो फाइनल नहीं करेगा, एक नल जल योजना अगर करता है तो 2 साल 3 साल लग जाता है उसको करने में। अभी एक और चैलेंज आएगा हम लोग के सामने, अभी गैस पाइपलाइन का भी काम चालू हो रहा है। तो अभी अगर रोड बनता भी है और गैस पाइपलाइन वाले फिर आएंगे तो वो भी कट सकता है। तो हम लोगों को ये करना होगा कि जो भी रोड बन रहा है उसके पहले उनसे कह के गैस पाइपलाइन का काम करा लेना होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग भी जागरूक होइए कि कोई भी सड़क बन रही है तो नल जल वहां कंप्लीट हो गया है कि नहीं, और गैस पाइपलाइन का भी काम अब हो जाए, क्योंकि अब चालू हो गया है, कई वार्डों में काम हो रहा है गैस पाइपलाइन का। तो वो बहुत बड़ा केंद्र सरकार का योजना है और घर घर गैस पहुंचेगी पाइपलाइन के द्वारा, ये बड़ी योजना है। तो उससे लोगों को जो ये सिलेंडर के लिए इतना मगजमारी रहता है कि मतलब गाड़ी से उतारो रखो, वो नहीं रहेगा। अब सीधा आपके घर पे आ जाएगा। तो उसका भी गैस पाइपलाइन का काम हो जाए और फिर रोड बन जाए तो अच्छा है। ऐसे हम लोगों ने ज़्यादातर रोड जो बचे हुए थे, जो मुख्यमंत्री समग्र में नहीं थे, उसका टेंडर कर दिया। जैसे अभी मीना बाजार वाले का कल ही प्रकाशन हुआ, मीना बाजार का पूरा रोड हो गया है। इसके अलावा खादिम शोरूम से लेकर आपका संत कबीर चौक तक, इसके अलावा आपका बसवरिया का सारा रोड हम लोग रिपेयरिंग में ले लिए हैं, राजगुरु चौक तरफ का रिपेयरिंग में ले लिए हैं। इस तरह से जो भी रोड बचे हुए थे उनको रिपेयरिंग में ले लिया गया है। अब इस साल जो भी सड़क की दिक्कत थी वो खत्म हो जाएगी। कमलनाथ नगर का भी नाले का अलग और रोड का अलग काम बस लगने ही वाला है, ज़्यादा समय नहीं है। और एक और सवाल था, और कोई निगम का कोई सवाल किए थे? जी, नाले का सवाल था जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है वीडियो। लोगों का दावा है कि एक जो व्यक्ति जो है वो गिर गए थे नाले में, आज का ही शायद मामला है ये। मैं आपसे इस पे प्रतिक्रिया चाहूंगा, उससे पहले चूंकि आपको ही जवाब और एनडीए के साथी भी हैं, मैं उनसे भी जवाब लूंगा, इस पे पक्ष जानूंगा। उससे पहले मैं मदन मोहन तिवारी जी के पास पहुंच रहा हूं। सर, नाले में आज एक व्यक्ति के गिरने की बात पहुंची है, क्या कुछ कहना है सर इस पे? देखिए, ये एक्चुअल नगर निगम का चीज है नाला, और राज्य सरकार के अंदर आता है। तो राज्य सरकार और निगम दोनों को मिल करके अगर पब्लिक को परेशानी हो रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए, और निश्चित रूप से जनहित भी उसको बनना चाहिए। तो सर, नाले को लेकर के सर सराफ साहब, आज अगर नगर के आज पहली बरसात, एक अच्छी बरसात हुई तो नगर के जो कार्य हैं उसका पोल खुल गया, ये काफी दुखद है। आज मोतिहारी और सिवान जो नगर निगम है उसके लिए 400 करोड़ के सीवरेज जो योजना है उसकी स्वीकृति मिली है, लेकिन हमारे यहां से आज प्रपोजल अगर गया रहता तो वह परिस्थिति नहीं बनती। हमारे यहां भी सीवरेज सिस्टम 400 करोड़ एक भारी भरकम रकम होता है, वह आया रहता तो आज ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। एक जो नाली और सड़क में तुलना करना मुश्किल हो गया है कि कहां नाली है और कहां सड़क है। आज जो दुर्घटना हुई है उसी कारण से हुई है। व्यक्ति को, कोई बाहरी व्यक्ति था, उसे समझ में ये नहीं आया कि नाली किधर है और सड़क किधर है। उसी अनबैलेंस में मैंने भी वीडियो देखा है कि वो व्यक्ति गिर गया, फिर स्थानीय लोगों ने दौड़ के एक ह्यूमन चेन बना के उस व्यक्ति को निकाला। ये काफी दुखद है। मैं ये एक हमारे मित्र ने सवाल किया कि सांसद जी और विधायक जी के द्वारा उस सड़क का शिलान्यास किया गया था माननीय तारकिशोर जी द्वारा।
तो बता दूं कि ये जो अभी नगर निगम में 15-15 लाख की योजनाएं चल रही है, बड़ी योजनाओं का काम नहीं हो रहा है। आज जो वो खीरी के पेड़ से लेकर कमलनाथ नगर सुप्रिया रोड जो सड़क स्वीकृत हुआ है, वह हमारे माननीय सांसद जी और विधायक जी के प्रयास से मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत ही हुआ है। ये आपकी जानकारी के लिए अपडेट दे दूं। धन्यवाद। सिकारिया साहब, नाले को लेकर के जो समस्या है, नाले को लेकर जैसा दीपेंद्र जी ने बताया कि यहाँ से योजना नहीं गई हुई है, उनको जानकारी नहीं है। 351 करोड़ अपने यहाँ से भी सैंक्शन हुआ है और वो प्रोसेस में है, डीपीआर के अंतिम चरण में। उसके लिए कल प्रेस रिलीज भी दे दिया गया था, हो सकता है नहीं देखा उन्होंने। 351 करोड़ रुपए का ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेस रिलीज दिया हुआ है कि वहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शनड है। उसमें 33 नंबर वार्ड में एसटीपी भी बन रहा है जो करीब 200-300 करोड़ रुपए का होगा। वो बनने के बाद काफी राहत हो जाएगी। ये नमामि गंगे के अंदर बन रहा है। और इसके अलावा हमारा 60 करोड़ रुपए का, करीब 57-58 करोड़ रुपए का स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की भी योजना चल रही है, जिसमें 11 योजनाएं हैं जो अभी काम चालू हो गया है। वो भी 1-1.5 साल पहले टेंडर हो गया था। कमलनाथ नगर का भी नाला उसी में है, लेकिन उसको 3 साल का संवेदक को समय मिला था। 1 साल बुडको के द्वारा फिर से डिजाइन चेंज करने में समय खराब हो गया। अदरवाइज 23 में टेंडर हो चुका है। पेपर चाहेंगे तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा। 23 में उनको 23 में टेंडर हो गया था, 24 में कार्यादेश हो गया था, लेकिन 1 साल उन्होंने लेट कर दिया संवेदक ने, क्योंकि सबसे बड़ी योजना थी ये यहाँ की। तो ये ऑलरेडी टेंडर हुआ है और अब काम लगने वाला है। बारिश के बाद सभी नालों में काम लग जाएगा। और अभी जहां पे नाले नहीं थे, जहां पानी का बहाव नहीं था, वहां बन रहा है। आप देखेंगे जाके तो अभी सर्किट हाउस के आसपास नाला बन रहा है। इसके अलावा 57 दास मठ के पास नाला बन चुका है। तो इस तरीके से 11 नाले बनेंगे। इससे काफी राहत हो जाएगी जल जमाव को। ऐसे भी मैं आपको बता दूं, जहां तक जल जमाव की बात है, 2017 के पहले जब तक हम लोग सभापति में नहीं आए थे, उसके पहले वहां पे पानी थोड़ा सा होता था तो बहुत पानी लगता था। ये हर आदमी यहाँ पे जानता है। अभी पानी का कम हुआ है और ये दोनों योजनाएं पूरी होने के बाद पानी लगना एकदम कम हो जाएगा। यहाँ नहीं, बिहार के हर शहरों में। अभी आप देखेंगे तो देश के कई शहरों में पानी लगा हुआ है, पानी का बहाव ज्यादा होने से। लेकिन हम लोग क्या, अभी अपेक्षाकृत उतना पानी भी नहीं हुआ था और उतना पानी लगा भी नहीं था। पहले क्या होता था कि पहले थोड़ा सा पानी होता था तो पूरा शहर डूब जाता था। उस हिसाब से अभी पानी नहीं लग रहा है। अभी भी आप जाके देखेंगे तो ज्यादातर जगहों से पानी निकलना शुरू हो गया। अब बहुत कम जगह पानी लगा हुआ। मैं अभी पूरा शहर घूम के आ रहा हूँ और बाकी भी लोग घूम रहे हैं सारे निगम के। और जहां जहां पे भी कचरा वचरा फंसा हुआ है उसको निकाल रहे हैं। अभी जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के तहत आपको बता दूं कि जो ओपन नाले हैं सारे के सारे कवर्ड हो जाएंगे। जो ऊपर से लोग कचरा घरों से गिराते हैं और नाले में जाके फंसता है, वो बंद हो जाएगा। अब सारा कवर्ड हो जाएगा। उसके अलावा 351 करोड़ रुपए से आपका गटर का सिस्टम भी बनने जा रहा है, जो कि 2026 में काम लग जाएगा। उसके लिए सैंक्शनड हो गया है और डीपीआर अब लास्ट प्रक्रिया में चल रहा है। कल ही विभाग से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। मैं ज्ञानेंद्र सर के पास चलना चाहता हूं। ज्ञानेंद्र सर, ये जो नाले की समस्या आ रही है सर, पानी, जल जमाव, ये सब चीजों को लेकर के मैं एक छोटा सा सुझाव चाहता हूं, बस सुझाव कि कैसे ये चीजें ठीक हो सकती हैं। हमारे नगर निगम के जो प्रतिनिधि ने बताया, तो इनके लिए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस समय जस्ट पिछले साल बहुत सारे ग्राम पंचायत के जो पंचायत हैं वो नगर निगम में जुड़ गए हैं। अभी नगर निगम में जो पुराने वार्ड हैं, वो उनकी स्थिति अगर इस तरह की है, तो नए वार्ड जो नए बने हैं जो, उसमें तो अभी कुछ काम ही नहीं हुआ है। और नए वार्ड के बनने से जो नाला का आउटलेट है वो तो फिर उसको निकाल के बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये सब जितनी भी समस्या है ये एक दिन में नहीं हो सकती है। और अगर हमारे नगर निगम के जो भी प्रतिनिधि हैं वो मेहनत करते हैं, अगर टाइम पर करते हैं, तो भी इसमें कुछ समय लगेगा। तो हम लोग मेरे ख्याल से इसमें समय लग सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। बस इनके क्रियाकलाप पर आपकी लगाम रहे। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो अभी मौका आप लोगों को मिला है सवाल पूछने का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे रोहित सिकारिया जी घर जाके जरूर सोचेंगे कि जो सवाल हमसे पूछे गए हैं उसका जवाब मैंने दिया है, तो मैं थोड़ा और एक्टिव हो जाऊं और जो भी समस्या है उसका त्वरित निष्पादन करूं। मेरी यही अपनी रोहित सिकारिया जी को सलाह भी है। ठीक है सर, ठीक है। अभी मैं डॉक्टर साहब के पास भी चलूंगा, उससे पहले मैं आदर्श को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कुछ और सवाल ले लिए जाए। उधर पीछे हाथ है, इधर भी अगर जो सवाल है हाथ खड़े कर सकते हैं जी। कई सारे साथी हाथ खड़े हैं, एक एक करके सवाल ले लीजिए। ठीक है, उस वक्त मैं पीछे नहीं जा पाया था, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। सुशील कुमार झा नाम हुआ सर मेरा। बेतिया अंचल में गोनौली हल्का और लहरपट्टी हल्का
जो कोहड़ा नदी आती है एक, उससे 1000 बीघा से ज़्यादा जमीन एक कवाड़ा के चलते, आप आज के दिन में बारिश हुआ है तो सब कोई नाला के लिए बात कर रहा है, लेकिन आज से 20 दिन पहले डाँड़ भर पानी उसमें लग गया है पूरा। आज तक कोई सरकार या मंत्री या सांसद जी या विधायक जी उस कवाड़ा को लगाने के लिए कोई योजना नहीं बनाए। ठीक, पीछे से भी कोई सवाल था जी। मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता हुआ। बेतिया नगर निगम में फॉसिंग मशीन रखी हुई है, फॉगिंग मशीन, जो मच्छर का प्रकोप पूरा बेतिया शहर में बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ नगर निगम की शोभा बढ़ाने के लिए है कि पूरा बेतिया शहर में मच्छर को भगाने के लिए। ठीक है, और कोई सवाल जी? जी नमस्कार, मेरा नाम सच्चिदानंद ठाकुर है और मैं बेतिया नगर निगम का एक नागरिक हूँ, वोटर हूँ। और मेरा प्रश्न यह है कि बानू छापर का जल जमाव ये बेतिया की बहुत ही पुरानी समस्या है। जब नगर निगम नहीं था, नगर परिषद था, तभी ये समस्या थी। जब माननीय मंत्री संप्रति जो अभी हैं बेतिया की विधायक, पहले विधायक हुआ करती थी, तभी ये समस्या थी। जब मेरे बड़े भाई श्री मदन मोहन तिवारी जी विधायक हुए, तभी ये समस्या थी। आज मेयर के रूप में गरिमा देवी सिकारिया जी हैं, तभी ये समस्या है। तो ठीक है, नगर निगम में अभी ये जुड़ा है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से यदि प्रश्न किया जाए तो क्या कभी कोई ईमानदार कोशिश किसी भी पार्टी या किसी भी जनप्रतिनिधि ने किया कि बेतिया की 1/3 लगभग आबादी जहां बसती है उसके लिए कोई? ठीक है, ये सवाल जो है सभी पार्टियों से है इनका। एक सवाल यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चंदन है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, और रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। कभी बेतिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है, नाली का सिस्टम जो है बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन आज के डेट में वो स्थिति अब नहीं रही। चंद्रावत नदी एक बहती है संत घाट के आसपास के इलाके में, वो बहुत ज़्यादा अतिक्रमित हो चुकी है। एक बार उस पर आप लोग कृपया ध्यान दें। और अक्सरहा ही पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं विधायक, सांसद और नगर निगम ये आपस में क्लैश करते रहते हैं। हमने बड़ी उम्मीद से आप लोग को वोट दिया था कि आप लोग कुछ बेतिया के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन वो चीज़ होते दिखा नहीं अब तक। विगत कई वर्षों से भाजपा की सरकार है, आदरणीय मदन मोहन चाचा जी भी विधायक रहे, लेकिन एक सार्थक प्रयास जो दिखना चाहिए वो नहीं रहा। यहाँ पे काली बाग है, दुर्गा बाग है, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन पर्यटन के तौर पे भी वो प्रयास नहीं हो पाया। तो क्या हम उम्मीद रखें कि इस बार जो भी चुन के आएंगे, कोई ना कोई तो पार्टी के चुन के आएंगे? आदर्श, इधर महिलाएं हैं, महिलाओं की तरफ से भी सवाल था। ठीक, वो बीच में उनसे सवाल लीजिए। बेतिया जो हॉस्पिटल रोड है उसकी सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति में बरसों से है, और हॉस्पिटल का जो स्थिति है वो भी बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल में जो आए दिन घटनाएँ घट रही हैं, जो भी जाते हैं वहाँ इलाज कराने उनकी मृत्यु हो जाती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है अच्छे ढंग से, कोई शेड्यूल नहीं बना हुआ है, और वहाँ जो है सारी चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है, ECG के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, और सारी दवाएँ भी बाहर ही लेनी पड़ती है। तो सरकारी हॉस्पिटल में जो गरीबों का इलाज होना चाहिए, 850 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बना है। क्या हमारे स्थानीय जो सांसद हैं, माननीय सांसद, वो भी एक डॉक्टर हैं पेशे से, और उनको तो इस ध्यान देना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था जो है सुधार किया जाए इसके लिए। और हम ठीक ठीक ठीक। नाम सीमा देवी, मैं बेतिया एक प्रत्याशी के साथ अपना काम भी कर रही हूँ, और यही है कि गनौली रामपुर में है एक पुल है, वहाँ के कहा है कि लोग कहते हैं कि हम लोग वोट काहे के लिए दिए कि जब हम लोग पानी में तैर कर जाते हैं, तैर कर आते हैं, आप लोग वोट के लिए नहीं चलाते हैं, यहाँ एक पुल नाला नहीं बनाते हैं, हम लोग कैसे वोट देंगे? हम लोग का ये नाला हम लोग का पास कराइए। एक बांस का पुलिया है, बताइए, बच्चे लोग भी उसमें डूब कर मर जा रहे हैं। और यहाँ जौकटिया में भी एक है, उसमें दिन दहाड़े पानी भी चल रही है, वहाँ भी नाला नहीं है। और घोड़ा सेमड़ा में भी है, वहाँ पानी रोड पर इतना न जाम लगा है कि लोग तंग हो गए हैं कि हम लोग का रोड। ठीक है आदर्श, ठीक है। एक सवाल वहां से है, एक ले लीजिए सवाल। उसके बाद सर, चूंकि एक ही लोगों के पास हम बार बार नहीं जा सकते हैं, और भी कई साथी हैं हमारे साथ, ये आखिरी सवाल होगा आपका। 2 सवाल हम एक साथ कर देते हैं। जल्दी बेतिया में GMCH अस्पताल 800 करोड़ का बना। मेरा सवाल सीधा दीपेंद्र जी से है कि आपकी सरकार यहाँ पे है, आपके हेल्थ मिनिस्टर लगभग 20 साल से हैं,
बेतिया अस्पताल में 92 डॉक्टर का पद सृजित है, लेकिन आप जान के हैरान होइएगा कि मात्र 50% डॉक्टर अस्पताल में हैं, बाकी का बहाली आपकी सरकार क्यों नहीं करती है, पहला। और दूसरा सवाल ये है कि आप शिक्षा पे अपना पीठ थपथपा रहे हैं। 17 साल आपकी गवर्नमेंट थी, हमारी 17 महीना की सरकार में हमने 4.5 लाख मास्टर लोग का सवाल तो ये स्कूल का, तो आप लोग जो स्कूल का बात करते हैं, तो कितना एनडीए का नेता है जो अभी आप लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट से ज्यादा गवर्नमेंट में सुविधा है, तो कितना एनडीए का नीचे से ऊपर तक का नेता का बच्चा सरकारी अस्पताल स्कूल में पढ़ता है? ठीक है। डॉक्टर साहब अभी तक आप, चूंकि मैं बस आपसे इन सब पे प्रतिक्रिया भी नहीं चाहूंगा, चूंकि आप साहित्यकार हैं, बस मैं 4 शब्द चाहता हूं। जिस तरीके से जनता भी सवाल पूछ रही है और जो डिबेट आप अभी देख रहे हैं, जनता को क्या करना चाहेंगे और क्या संबोधित करना चाहेंगे? चूंकि आप मंच पे हैं, 4 शब्द कहना बनता भी है। बहुत धन्यवाद प्रभात खबर के इस अनोखे इनिशिएटिव के लिए, और बेतिया विधानसभा के हमारे जो प्रतिनिधि हैं, माननीय प्रतिनिधि, और जनता को मेरा सादर अभिवादन है। मुझे साहित्यकार के रूप में यहाँ बुलाया गया है, और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा संचालक महोदय को कि प्रोफेशनली मैं एक सहायक प्राध्यापक हूँ और यहाँ रेड क्रॉस का जिला सचिव भी हूँ, बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सभी माननीय प्रतिनिधियों से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चुनकर आता है, सामान्य रूप से 5 साल उनको रहना पड़ता है, वो चाहे हमारे नगर निगम के मेयर हों या हमारे सांसद हों या एमपी हों या हमारे विधायक हों। 5 साल में तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। मैं जनता की तरफ से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बना रहे हैं, ये बेसिक नीड जो है, बेसिक एम्यूनिटी जो होनी चाहिए पब्लिक फैसिलिटी के लिए, 5 साल को उसको टारगेट करके हमको करना चाहिए। ये सभी प्रतिनिधियों से, जनता के तरफ से ये मेरा कहना है। और दूसरी बात कि लगे हाँ तो क्या पता दोबारा मौका मिले या नहीं मिले, मैं अपनी बात रख दूं। राजनीति विज्ञान का मैं छात्र हूं, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हूं। एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, हमारे दोनों गठबंधन के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, तो क्या इस बार पूरे विधानसभा जितने भी आप कैंडिडेट डिसाइड करेंगे, महिलाओं को आप, एक जदयू पार्टी बिहार की है जिसने विगत वर्षों में पार्टी के पदाधिकारियों की जब सूची जारी की थी तो उन्होंने 33% का आरक्षण पार्टी के पदाधिकारियों में दिया था। भारत सरकार ने अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाया, 33% का आरक्षण जो दिया है। तो क्या महिलाओं के लिए आप 33% सीट जो है 243 में कोई भी गठबंधन वो दे रही है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है, ये हमें पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है, तो क्या आप वैसे कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं जिनका बैकग्राउंड किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हो? ये 2 बेसिक मेरा प्रश्न है। ठीक, तो बाकी फिर आपको मौका ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। लौटते हैं दीपेंद्र सर के पास। दीपेंद्र सर, अस्पताल को लेकर के सवाल आया, शिक्षा को लेकर के सवाल आया कि सरकार दम भर रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? आज हॉस्पिटल की चर्चा हो रही है। आज से 20 साल पहले हॉस्पिटलों में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि बेड पर कुत्ते बैठा करते थे और हॉस्पिटल में सुअर चरा करते थे। आज जो बदलाव आया है, आज जो बदलाव आया है कि आप आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज हॉस्पिटल के अंदर बेड है, डॉक्टर है, दवाइयां हैं, 100 प्रकार से ऊपर की दवाइयां भी मिलती है। जिस प्रकार आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नदारद है, तो ये डॉक्टर नदारद है, ये विषय अगर आया तो उस पर माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो बदलाव आया है वो भी देखिए कि कहां, जहां पे हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, बेड नहीं थे, जो बेड थे उस पर कुत्ते बैठे हुआ करते थे। कहिएगा तो वो आपको सोशल मीडिया पर वो तस्वीर भी है, तो आप मिल जाएगी। जो बदलाव आया है, इस बदलाव की प्रशंसा कीजिए, आगे और बेहतर करने का प्रयास होगा। धन्यवाद।
ठीक है सर। सर एक और सवाल था, अस्पताल को लेकर के आपने जवाब दे दिया है, शिक्षा को लेकर के कह रहे हैं कि सर शिक्षा की स्थिति बड़ी, इन्होंने कहा कि कितने नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये डाटा तो आपको उठाना पड़ेगा कहीं और, सब नेताओं से पूछना पड़ेगा कि किसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, किसके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये विषय जो है ये स्वेच्छा, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आज आप जाइए तो अमवा मझार में जो रामदयाल सिंह उच्च विद्यालय है, आप जाके देखिए उस विद्यालय, मैंने अपने वहां से कंप्यूटर भी लगा था, मेरे माध्यम से भी कुछ कंप्यूटर लगा है उस विद्यालय में। आपको सीताराम साहू उच्च विद्यालय जाकर देखिए लाल सरैया में, क्या स्कूल दिखता है, एक बेहतरीन व्यवस्था हाई स्कूल की। आप सरकार ने जो बेहतर कार्य किया है उसको भी देखिए। जहां थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है ये मैं मान सकता हूं, प्रयास, लेकिन ये सरकार सतत प्रयास कर रही है। हमारी जो नीतीश जी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी, सब कोई बिहार कैसे, ये डबल इंजन की सरकार जो है, ये लगातार बिहार कैसे आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, लगातार इस पर चिंतन हो रहा है। और हम ये वादा करते हैं इस मंच से कि अगली बार जो हमारी सरकार बनेगी उसमें इन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। जय हिंद। सर मदन मोहन तिवारी सर, चूंकि एक सवाल उठा बीच से कि बेतिया भी वैसे बता दूं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की धरती है, और पर्यटन को लेकर के सवाल उठा है। सर पर्यटन की दृष्टि से बेतिया को कैसे विकसित किया जा सकता है, चूंकि आप तो विपक्ष में हैं, लेकिन रास्ता क्या हो सकता है बनाने का, चूंकि यहां दोनों पक्ष के, दोनों गठबंधन के साथी है, मैं आपसे चाहता हूं कि बताएं कैसे उसको विकसित किया जा सकता है। आपको साफ कर दूं कि मेरा कोई साथी नहीं है। नहीं, मैं महागठबंधन और गठबंधन दोनों पक्ष के लोग हैं। एक आदमी नहीं हूं। सीधा बात है जी, भारत सरकार को 11 साल समय मिला, 20 साल से एनडीए को बिहार में समय मिला जी। अगर चंपारण का इतिहास, चंपारण का गौरवशाली जो पर्यटक स्थल है, हम अमवा मन में देख रहे हैं कि खाना पूर्ति करके उसको छोड़ दिया गया। वाल्मीकि नगर की वही हालत है। तो अगर ये लोग की मंशा अच्छी रहती तो 11 साल में केंद्र सरकार भी पैसा देता और उसमें काम होता, बिहार सरकार भी पैसा दे करके काम कराता, लेकिन दोनों का मंशा सही नहीं है। सरेआम मन भी है बगल में, वहां भी कुछ नहीं है। तो ये मंशा बदलें। अगर जनता ने इनको पावर दिया है तो चंपारण को विकसित करें, सुरक्षित करें। ठीक, आपको मैं बता दूं जी कि आज जो अमवा मन है, ये इसी सत्र में, ये जो 2020 और 25 का जो सत्र है, इसी सत्र में, ये विधानसभा के सत्र में अमवा मन को डेवलप किया गया है। आज वहां पर वर्ल्ड क्लास की स्पोर्ट्स वहां उपलब्ध है, जो कि दर्शनीय क्षेत्र के रूप में डेवलप हो चुका है। आसपास के जिलों से, नेपाल से भी लोग आते हैं उस एडवेंचर को का आनंद लेने के लिए। जो गोवा में उपलब्ध है जो एडवेंचर, वो स्की जेट, सरीखे, बहुत सारे। दूसरा आपको बता दूं कि आपका इसी विधानसभा से सटा हुआ क्षेत्र है सरियामन, जो उदयपुर वर्ल्ड सेंचुरी, उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप ही के गठबंधन के एक साथी एमएलसी सौरभ जी ने अपने फेसबुक से लाइव किया हुआ है। आप देख सकते हैं सप्ताह दिन पहले कि किस प्रकार उन्होंने उसकी चर्चा की है कि बहुत ही सुंदर ढंग से उस बर्ड सेंचुरी को पाथवे बनाया गया है। सर सिकारिया साहब, फॉगिंग मशीन को लेकर के सवाल था। फॉगिंग मशीन की जो चर्चा आपने की, जब हम लोग नगर निगम में आए तो पता चला कि यहाँ पे जैसा हम लोग का चुनाव हुआ था 28 दिसंबर को, 30 दिसंबर को हम लोग आए तो पता चला कि यहाँ पे बहुत ऊंचे रेटों पे बहुत सारे सामान खरीद लिए गए हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए जांच के लिए लिखा कि भाई इस पे जांच हो, और इन बिटवीन हमारे पास जो फॉगिंग मशीन था उससे फॉगिंग मशीन होती रही। अभी हम लोगों ने फिर से 4 फॉगिंग मशीन खरीदने का दे दिया है, और उस समय इसलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि उस समय जांच चल रही थी और बहुत ऊंचे रेट में चीजों को खरीद लिया गया था। ठीक उसी प्रोसेस से और उसी आदमी से हम लोग नहीं खरीदवा सकते थे, तो हम लोगों ने सभी वार्डों में दवाई भी मुहैया कराई कि आप लोग दवाई छीटिए नालों में। और लार्वा को 2 तरह से फॉगिंग होती है, एक लार्वा की तरफ से और एक फॉगिंग की तरह से। तो हम लोगों ने लार्वा वाला काम किया। दूसरा जो टूरिज्म वाली बात आपने बोली,
टूरिज्म के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। नगर निगम के अंतर्गत ज्यादातर जो टूरिज्म है वो बेतिया राज का था। तो सबसे पहले आते ही हम लोगों ने ये जो बहुप्रतीक्षित यहाँ पे कालीबाग मंदिर था उसकी बाउंड्री करा दी। जो बाउंड्री 1 करोड़ रुपए से करीब हुई वो नगर निगम से कराई गई। दूसरा काम था कि जो हमारे यहाँ एक टावर था बेतिया राज का, जो राज कचहरी कहा जाता था, उसमें एक घड़ी थी। उसमें हम लोगों ने कोई पेंट पुचारा नहीं कराया था, हल्का फुल्का उसने ठीक कर दिया होगा, लेकिन वो एस्टीमेट में नहीं था। उसमें जो घड़ी थी वो घड़ी हर घंटे अपना समय बताती थी, यानी 1 बजता था, ये पुराने समय की घड़ी थी और लोग उस समय जाके देख नहीं पाते थे। तो 1 बजता था तो 1 घंटा बजता था, 2 बजता था 2 घंटा बजता था, और 12 बजता था तो 12 घंटा बजता था। आज उसको पुनर्जीवित कर दिया गया है पुनः, और आप उसको देख सकते हैं। बाकी अगर राज कचहरी की पूरी बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया था माननीय के पाठक जी को, लेकिन उन्होंने परमिशन भी दे दिया था, टेंडर भी हो गया था। उसमें क्या क्या टेंडर था मैं बता दूं। उसमें 8 दरवाजे हैं जो आप बेतिया राज में घुसते हैं राजदेवड़ी में, तो वो सारे दरवाजे जर्जर हो गए थे। उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति टांगा स्टैंड में लगी हुई थी, उसका सौंदर्यीकरण था। उसके साथ राजा रानी की अभी तक कोई मूर्ति नहीं थी यहाँ पे, वो था। एक फव्वारा था, बीच में जो तोप और फांसी का कुआं था उसका सौंदर्यीकरण था, वहाँ एक छोटा सा पार्क बनाना था। इन सभी कार्य को करने के लिए हम लोगों ने टेंडर 2 करोड़ रुपए के करीब का कर दिया था। टेंडर होने के बाद वहां से पत्र आ गया कि इसको अभी एक बार स्थगित किया जाए, तो हम लोगों ने स्थगित कर दिया। इसके अलावा कालीबाग को 9 चरण में उसको ठीक करने के लिए, अभी बेतिया में जो सबसे बड़ा टूरिज्म का स्थल है या आस्था का केंद्र है वो कालीबाग मंदिर है। कोई भी आप देखेंगे कि कोई भी बड़ा कुछ भी काम होता है, कोई भी अगर सांसद विधायक भी अगर जाते हैं, कोई भी आदमी जनप्रतिनिधि जाता है तो वहीं पे धोख मार के जाता है और जीतता है, हारता है, जो भी ईश्वर की इच्छा होती है, माता की इच्छा होती है, वो होता है। तो उसको हम लोग सौंदर्यीकरण के लिए 9 चरणों में करीब 22-23 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दिया है नगर निगम बोर्ड ने, और वो जल्द ही उसके 2 चरण का टेंडर होने वाला है और जल्दी उसमें काम लगेगा। एक छोटा अक्षरधाम मंदिर के रूप में उसको बनाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। इसके लिए बेतिया राज से स्वीकृति भी मिल गई है। उसके अलावा उसके बगल में जो पार्क देख रहे हैं, उसके बगल में जो खाली फील्ड है उसमें पार्क बनाने का भी प्रपोजल चला गया है, वो भी होने वाला है। उसके अलावा हम लोग का झिलिया में एक जमीन है, वहां पे भी एक बड़ा पार्क बना रहे हैं और उसमें उसका टेंडर भी हो चुका है। ये सारे काम का टेंडर हो चुका है। इसके अलावा एक चीज रख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि यहाँ टाउन हॉल था लेकिन उसमें एसी नहीं लगा हुआ था, वो हमारा निगम का भी नहीं था। तो हम लोगों ने बात करके डीएम साहब से और एसडीएम साहब से उसका परमिशन लिया है और 1,70,00,000 रुपए की योजना, 1,40,00,000 से उसमें एसी लग रहा है और पूरा फॉल सीलिंग बन रहा है, फर्श ठीक हो रहा है और कमरे ठीक हो रहे हैं उसमें। उससे क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं अपनी शादी करना चाहते हैं या शहर में भी राजनीतिक कोई कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हो, नहीं हो पा रहा था, वो होने लगेगा। तो वो उसमें करीब 1,70,00,000 रुपए हम लोग लगा रहे हैं। उसके ठीक बगल में शहीद पार्क है, वो भी करीब 1 करोड़ रुपए, उसका भी टेंडर प्रकाशन हो चुका है। उसमें भी 1 करोड़ रुपए लगा के पूरे शहीद स्मारक और उसमें ओपन जिम्स और बहुत तरह की चीजें, नई नई चीजें लग रही हैं। उसके ठीक बगल में पुस्तकालय है। टूरिज्म की दृष्टि से जो बात हुई उसके लिए बता रहा हूं, पुस्तकालय की बिल्डिंग बहुत जर्जर हो गई थी, उसको भी 20-25 लाख रुपए से पूरा पुस्तकालय की नई बिल्डिंग ठीक कर दी गई है और उसमें आगे ई लाइब्रेरी बनाने का भी प्रपोजल हम लोगों ने दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जो शमशान गिरी था जो संत घाट में था, उसको भी हम लोगों ने 39 लाख रुपए से ठीक है, सिकारिया साहब घाट को करवा दिया है। जी, लोगों के बीच भी हम लौटेंगे, कई सारे विकास कार्य गिरा दिए हैं, लोगों के बीच लौटेंगे। सवाल और भी है, एक बार और फिर से लौटेंगे, जिनके पास सवाल होगा आप लोग एक साथ रख दीजिए, फिर उसके बाद हम प्रतिक्रिया लेते चलेंगे। सर, हम ज्ञानेंद्र सर के पास भी चलेंगे, चूंकि पर्यटन पे बात हो रही है और पर्यटन पे बात रखा जा सकता है। आप शिक्षाविद हैं, आप बात रखिएगा पर्यटन पे। उससे पहले मैं चाहूंगा दीपेंद्र सर, गुनौर पर पुल की बात हो रही थी, किसी ने गुनौर जगह का नाम बताया जिसपे पुल को लेकर के कोई शिकायत आई थी। विषय ये जो आ रहे हैं वो नगर निगम क्षेत्र के विषय हैं। अच्छा, कि ये पुल और नाली जो है, हाँ, ये नगर निगम इसके लिए क्या कर रही है। ठीक है, नगर निगम के प्रतिनिधि हैं। गनौली जो पुल है उसका प्रशासनिक हो गया, टेंडर में है। ठीक, एक साथ सभी लोग बोलेंगे। जी तिवारी साहब बोल रहे हैं जी, एक साथ सभी लोग बोलेंगे तो कैसे होगा। गनौली और बरबत पसराइन सरेह का जो पानी है, उस पानी के निकासी के लिए राज के समय में कोहड़ा नदी में एक पैन चीर करके और एक कमाड़ा काठ का लगा हुआ था। तो मैं जब प्रमुख था तो लोहा का कमाड़ा लगवाया उस पर। उसके बाद से उसको मिट्टी भर करके छोड़ दिया गया है। जब कोहड़ा नदी में ज्यादा पानी आता है तो पानी टोटल गनौली और बरबत पसराइन में घुस जाता है। उसके लिए वो लड़का कह रहा है। दूसरा वो बच्ची कह रही है, वो रामपुर गनौली है जो रेलवे लाइन के उस साइड में है, और दोपया नदी उसको बोलते हैं, अनहेरी चौनहेरी नदी, उस नदी पर पुल की मांग बच्ची कर रही है। ठीक है, आप लोग समझिए, अलग उसके बाद संबंधित जो प्रतिनिधि हैं वो जवाब देंगे।
इससे मुझे लगता है इधर से जो सवाल आया है कंवारा को लेकर के, उससे संबंधित जो प्रतिनिधि हैं वो जवाब दें। कंवाड़ा का जो विषय के साथी जी, कंवाड़ा का जो विषय है वो मेरे ध्यान में आ गया संज्ञान में। उसका विगत दिनों विधायक जी ने जाके उसका मुआयना किया था। वो माटी का जो जल स्तर है, वो क्षारण जिसको कहते हैं, वो ऊंचा हो गया है। उसमें के वजह से वो पानी पास नहीं कर पा रहा है। उसकी सफाई के लिए उन्होंने लिखा हुआ है और शीघ्र ही सफाई होगी। सफाई होने से पानी का आवागमन सुनिश्चित हो जाएगा। धन्यवाद जी जी। और उधर से सर एक पुल की बात आई थी जी, बताएं सर शिकारिया साहब। गनौली पुल का प्रशासनिक हमारी बोर्ड ने दे दिया है, नगर निगम बोर्ड ने, जल्दी वो बन जाएगा। ठीक है, दोनों सवाल का मुझे लगता है स्पष्ट जवाब दे दिया है हमारे प्रतिनिधियों ने। सर ज्ञानेंद्र सर, पर्यटन को लेकर के जो बात हो रही थी सर, पर्यटन को लेकर जो अभी चर्चा चल रही है, अगर इसको गंभीरता से देखा जाए तो काफी सुखद समय था जब हमारे बिहार पश्चिम चंपारण से ही टूरिस्ट मंत्री नारायण प्रसाद जी हुए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ सरियामन, जहाँ साइबेरियन पक्षी आते थे, वो एक इलाका सबसे पुराना टूरिस्ट पैलेस था। सरकार अगर चाहती तो उसके बाद राजगीर को डेवलप किया गया। राजगीर इतना बड़ा टूरिस्ट पैलेस बन गया है और हमारा जो सरियामन जो सबसे पुराना टूरिस्ट पैलेस था वो जहाँ है वहीं है। आज वहाँ जाने में भी दिक्कत है, रास्ता भी नहीं है। और हमारे जो टूरिस्ट मंत्री थे उन्होंने सारा ध्यान यहाँ पटजिरवा और खड्डा मंदिर में लगा दिया। ये उनको ध्यान देना चाहिए था कि अगर जितना भी फंड वो इन्वेस्ट करना चाहते थे उसमें कुछ फंड उनको सरियामन के पुनर्जीवन में भी लगाना चाहिए था। वो एक बहुत ही पुराना प्राचीन हमारा टूरिस्ट पैलेस था जिसको डेवलप नहीं किया जा सका। और मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उस पर सरकार ध्यान दे रही है। लेकिन लगे हाथों सरियामन को भी डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं अपने बड़े भाई ज्ञानेंद्र सरन जी को यह सूचित करना चाहूंगा कि पूर्व में ही मैंने इस विषय पर रखा कि वो बन के तैयार है। सरियामन जो है वहां पे कॉटेज बन के तैयार है, पाथवे बन के तैयार है, ई रिक्शा, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बोट आ गए हैं, जिस बोट में विगत दिनों एक सप्ताह पहले एमएलसी सौरभ कुमार जी ने भी लाइव किया था और करीब 15-20 से 20 दिन पहले माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी उस जगह से लाइव किए हुए थे। पूरी तैयारी दुरुस्त है। सरियामन नए कलेवर में, जो उदयपुर अपना सरियामन झील है, वो नए कलेवर में तैयार है। इस एनडीए की सरकार के प्रयास से हमारे माननीय पर्यटन मंत्री सुनील कुमार जल्द ही उसका उद्घाटन करने वाले हैं, आप सभी बेतिया वासियों के लिए, जिले वासियों के लिए। एक हमारे मित्र ने चर्चा किया था, अभी आपकी मैंने सुन रहा था बेतिया राज को लेकर। तो विगत दिनों हमारे जो राजस्व मंत्री हैं और उनका आगमन हुआ था, उन्होंने संजय सरावगी का, माननीय मंत्री संजय सरावगी जी ने स्पष्ट कहा था कि बेतिया राज की जमीन पर जो अस्थाई जो वहां पे लोग घर बना के रह रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत उनको है जो भू माफिया हैं, जो जमीन राज की जमीनों को कब्जा करके और प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, उनको डरने की आवश्यकता है। बेतिया वासियों को जो बेतिया राज की जमीन में घर बना के रहे हैं उनको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए सरकार नीति बना रही है उनको कब्जा देने का। धन्यवाद। ठीक है, आदर्श सवाल ले लीजिए जल्दी से, दोनों तरफ हाथ उठ रहे हैं। ठीक है, सवाल लेने से पहले प्रशांत सौरभ जी यहाँ मौजूद है, तो उनसे एक गीत जो आपने तैयार किया था उस पर बात हो जाए, क्योंकि ये गाना भी है। चंद लाइन ही, 4 लाइन। गीत जो है छोटे भाई सुशांत ने लिखा है, इसी क्षेत्र के हैं, उनका गीत है, मैं गा देता हूं। और ये प्रश्न है, एनडीए वालों से प्रश्न है। हमारे लोक आस्था का वहाँ पर छठ होता है, दीपावली होती है, और आने में जो समस्या होती है, वहाँ ट्रेनों में भर भर के लोग आते हैं, शॉल बांध के, गमछा बांध के ट्रेन में कैसे लोग आते हैं, उनको टिकट नहीं मिलती है, बार बार कंफर्म कराने के लिए परेशान होते हैं। ट्रेन ही नहीं है, उतनी संख्या में कहाँ से आएंगे। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ होती है, लोग मर जाते हैं। उसी से संबंधित गाना है, आप सब लोग थोड़ा साथ देंगे तो मजा आएगा। कि अजवो न पौली टिकसवा हो, घर कैसे के जाई। अजवो न पवली टिकसवा हो, घर कैसे के जाई।
का भैली तोहरी बिकसवा हो घर कैसे के जाई, आज वो ना पवली टिकटवा हो घर कैसे के जाई। जनरल में जइबे तो बन जइबे भूसा, स्लीपर में बेटिंग पर चल गईले घूसा। एसी हो गईले सपनवा हो घर कैसे के जाई, का भैले तोहरो बिकसवा हो घर कैसे के जाई। अंतिम है कि काहे देखवला हो बुलेट के सपना, काहे देखवला हो बुलेट के सपना, टिकट पैसेंजर में मिले ना अपना, अपने तो चलला अकसवा हो घर कैसे के जाई, अपने तो चलला अकसवा हो घर कैसे के जाई, मिलल ना अजो टिकटवा हो घर कैसे के जाई। धन्यवाद, धन्यवाद प्रशांत जी। सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, बहुत अच्छा। मैं जी त्वरित जवाब दे दूं, जवाब भी ले लेते हैं। कुछ और सवाल ले लेता अपने हूं। छोटे भाई प्रशांत सौरभ जी को। आदर से बिहार रुक सरकार, आप सभी ताली जरूर बजाइएगा। बिहार सरकार ने इस वर्ष पीपी मोड में 150 बसों का परिचालन केवल बिहार के लोगों को छठ के अवसर पे, छठ दीपावली के अवसर पर बिहार लाने के लिए शुरू करने जा रही है, और लोगों को आने में असुविधा ना हो इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से भी विशेष ट्रेनें अतिरिक्त रूप से चलाई जाएंगी। धन्यवाद। चलिए जवाब, अब सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। ठीक जी, पहुंचेंगे साथी हैं। मेरा नाम इंद्रजीत यादव हुआ, मैं छावनी का पार्षद हूं। मेरा एक छोटा सा सवाल है दीपेंद्र जी से कि आपने कहा कि बेतिया राज्य में जो लोग बसे हुए हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके बात से सहमत हूं, और आपके मंत्री जी जो आए थे सरावगी जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सिर्फ वार्ड नंबर 27 में लगभग 500 दलित के घर बसे हुए हैं बेतिया राज की जमीन में, जिनका पट्टा कटता था, जिनका रसीद कटता था, जिसको सरकार ने रोक दिया है। जब छावनी में 500 घर है तो पूरे बेतिया में लगभग 5000 से ज्यादा घर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन गरीब लोगों को, दलित, ज्यादातर दलित हैं, एसटी एससी के लोग हैं, आपकी सरकार उन लोगों को उस जमीन पर जिस पर उन्होंने अपना घर बनाकर रह रहे हैं, वो लोग, उनको मालिकाना हक कब दे रही है और उनका रसीद कब दे रही है काट के? मेरा नाम राहुल कुमार चतुर्वेदी हुआ। जाएंगे पेशे से अधिवक्ता हूँ। जाएंगे। एक सवाल और एक आग्रह है। सवाल ये है कि बेतिया के जनप्रतिनिधि आपस में एक दूसरे का सम्मान कब से शुरू करेंगे, और आग्रह यह है, नगर निगम के बड़े भाई ने बहुत विस्तार से बताया कि फलनवा जगह पार्क दे रहे हैं, चिलनवा जगह पार्क दे रहे हैं। 7 नए पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, 7 नए पंचायत जो आपके क्षेत्र में आए हैं उनके लिए कितने पार्क दिए हैं, इसके लिए आग्रह है कि हमारे जो हमारे वार्ड पार्क से उसके प्रयास करो। सवाल रखे रहिएगा सर, जवाब ले लेंगे। और कहीं से सवाल जी। मेरा सवाल है शिकारिया साहब से और दीपेंद्र सौरभ जी से, वार्ड नंबर 33 में श्मशान घाट और छठ घाट कब बनेगा? चलिए, बढ़िया सवाल। छठ घाट और श्मशान घाट पे एक सवाल था। मैं महापौर प्रतिनिधि से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 7 पंचायत जो नगर निगम में सम्मिलित हुए हैं उनका लाइटीकरण का कब व्यवस्था होगा? चौक चौराहा पर कब लाइट का व्यवस्था लगेगा? दिल लगे कि हम लोग नगर निगम वार्ड में सम्मिलित हो गए। ठीक है अनिकेत जी। छावनी को लेकर के सर सवाल है, छावनी में सॉरी पिछड़े लोग जो रह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, उनको लेकर के सवाल सुना था। क्या उन्हें जो आप, मैंने पूर्व में भी बोल दिया था, किसी को हटाया नहीं जाएगा। क्या उन्हें हटाने का कोई नोटिस गया है क्या? जो बिहार सरकार है उसके लिए ठीक है भैया, योजना बना रही है कि किस तरह कितने जमीन कितने लोगों को अलॉट किया जाएगा। एक उसकी योजना बन रही है कि कितनी जमीन प्रति व्यक्ति को दी जाए, उसकी एक योजना बन रही है। और ये योजना जिस दिन धरातल पे उतरेगी उन इन लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। ठीक है सर, लगे हाथ एक और सवाल है चूंकि डॉक्टर साहब ने पूछ दिया था, और मैं चाहूंगा कि तिवारी साहब और दीपेंद्र साहब दोनों लोग इसका जवाब दे दीजिए कि पार्टी में टिकट को लेकर के बात हो रही थी, महिलाओं पर
कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। दूसरा उनका तर्क था कि जिनका बैकग्राउंड जो आपराधिक बैकग्राउंड है उस पर टिकट के विचार को लेकर के क्या कुछ सोच रही है पार्टी। जो हमारी जो एनडीए की सरकार है वह महिला आरक्षण की शुरू से पक्षधर रही है। आपको ध्यान में होगा कि केंद्र में जो हमारी सरकार है पूर्व में भी लोकसभा में आरक्षण और विधानसभा में आरक्षण देने के लिए बिल आई थी, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रवैये से वह स्वीकृत नहीं हो पाया। हमारी आज भी मंशा है, हम अपने पार्टी के अंदर अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को आरक्षण देते हैं। ये पहली पार्टी भाजपा ही है जो अपने संगठनात्मक ढांचे में आरक्षण महिलाओं को देती है। जितनी भी हमारी कमेटियां बनती है उस कमेटी में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दूसरा, जो बिहार की जो हमारी ये सरकार है, पहली सरकार है जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाली सरकार हमारी बिहार की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार है। जब हमारी सरकार बनी 2005 में तो हमने महिलाओं को 50% की भागीदारी दी। अभी हाल में हमने नौकरी में भी, प्रशासनिक सेवाओं में, पुलिस की सेवाओं में भी महिलाओं को आरक्षण देने की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है कि हम इसके लिए भी काम करेंगे। तो महिलाओं के प्रति जो हमारा रुख है, हमारी सरकार का रुख है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। तिवारी साहब, महिलाओं को आरक्षण को लेकर के सवाल था। देखिए जी, इसके लिए मैंने कहा कि बिल जो लाया जा रहा था उसका समर्थन विपक्ष ने नहीं दिया, इसलिए आज वो पास नहीं हो सका। तो निगमित पास हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए। दूसरा, अपराधी का जहां तक सवाल है, अपराधी बात रख लेने दीजिए, भाजपा सवाल तो शुरू ले से लिया ही है। अपराध और अपराधी की विरोधी रही है। हम लोग शुरू से ही अपराध और अपराधी के विरोधी रहे हैं। हमारे यहाँ आप देखे होंगे 2005 के पहले कैसे सत्ता संरक्षित अपराध होता था, उससे हम दूर हैं। हमारे यहाँ बैठ जाइए, बीच में मत करो, बैठ जाइए। हमारे कोई भी सत्ता के हमारे विधायक कोई अपराध को पोषित नहीं करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा एनडीए का क्या नजरिया है अब राजनीति के अपराधीकरण के प्रति। धन्यवाद। तिवारी साहब सुन लीजिए। देखिए, जहां तक सवाल है दीपेंद्र भाई, तो झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि सामने वाला हाँ कहने से मजबूर हो जाए। इनका आदत बना हुआ है। तो ये नौकरी में 35% के आरक्षण जुड़वा दिए। सवाल है कि आप विधानसभा लोकसभा में 35% आरक्षण दीजिएगा कि नहीं। अगर हम लोगों की सरकार, हम लोग सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग 35% का आरक्षण देने का काम करेंगे। आपको बता दूं बड़े भाई, मैं अपने माननीय विधायक, पूर्व विधायक बड़े भाई मदन मोहन तिवारी जी को आश्वस्त कर दूं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस जिले के 9 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें 3 भाजपा ने महिलाओं को दिया है। आपने कितना दिया है? भाजपा शुरू से ही महिला आरक्षण की पक्षधर रही है। लोकसभा में विपक्ष में कौन लोग हैं सर्वविदित है। इन लोगों का समर्थन नहीं मिला तो आज वो अध्यादेश पास नहीं हो पाया। ये हमारी मंशा क्लियर है। रोइए लोगों के सामने रोइए कि विरोधी लोगों ने हमको बहुमत नहीं दिया। नहीं, तिवारी साहब ये सवाल और था कि अपराधियों को टिकट देंगे या नहीं। तो ये अपने अंतरात्मा से कहें कि इनमें कितने अपराधी एमपी एमएलए हैं और उनके संरक्षण में कितने लोग हैं, ये जवाब दें। ठीक है। पर्सनल नहीं जाना, पर्सनल नहीं। ठीक है, ज्ञानेंद्र सर, ये अभी जो आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कीमती आप लोग 4-5 अपने सवाल मिस कर जाएंगे क्योंकि समय खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, समय भी हमारे पास लिमिटेड है। समय का भी ध्यान रखा जाए। अगर आप लोग इसी तरह, ये बात कड़वा सत्य है कि राजनीतिक जो द्वेष है यह विकास में बाधा है और विपक्ष की निष्क्रियता भी विकास में बाधा है। अगर विपक्ष को लगता है कि मुझे कुर्सी नहीं मिला तो मुझे समाज सेवा नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे और आपके लिए दुख की बात है। और ये भी होना चाहिए कि विपक्ष सिर्फ इलेक्शन के समय ही आए समाज में और अपनी प्रतिद्वंदता सिद्ध करें। उससे बढ़िया था कि 5 साल
जो हमारे जिला में विकास नहीं हो रहा था उसमें इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई होती तो हमको लगता है कि विपक्ष में कुछ न कुछ जरूर हमारे बेतिया का विकास होता। और हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, चाहे एनडीए के जो आए हैं हमारे प्रतिनिधि, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से बचें और जो विकास का काम आप कर रहे हैं अगर उसमें कंसंट्रेट करेंगे तो हमको लगता है कि उसमें एक दूसरे से दोषारोपण अगर नहीं हो, क्योंकि नगर निगम और हमारे एनडीए में जो द्वेष चल रहा है उससे भी हमारा पश्चिम चंपारण का नगर निगम का जो भी एरिया है वो उसके विकास में बाधा हो रही है। ये मेरा एक अनुरोध होगा कि सब कोई मिल के इसको दूर करें और समय बर्बाद नहीं करें, नहीं तो आपका क्वेश्चन बहुत कुछ छूट जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करें और आराम से क्वेश्चन पूछें और उसका जवाब हमारे जनप्रतिनिधि लोग देंगे। ठीक है सिकारिया साहब, चूंकि एक सवाल उधर से आ रहा था पार्क और शमशान घाट छठ घाट को लेकर, जो नए हमारे एरिया जुड़े हैं उसमें 34 नंबर वार्ड और 38 नंबर वार्ड में 2 पार्क का प्रपोजल भेजा था और एक रमना का भेजा गया था। रमना का आज टेंडर हो गया, आज के ही पेपर में आया हुआ है, रमना का टेंडर हो गया, वो दोनों अभी वहां पे पेंडिंग है। उसके अलावा भी और जो गैर मजरूबा जमीन है, देखिए बेतिया के साथ क्या है कि बेतिया राज की ज्यादा जमीनें थी, यहाँ पे नगर निगम के हाथ में नहीं थी। अभी जो नए क्षेत्र आए हैं उसमें जो गैर मजरूबा जमीनें होंगी उनमें काफी सारों का प्रपोजल गया हुआ है। 2 पार्क का प्रपोजल हमें से वार्ड नंबर 34 और 38 में भी गया हुआ है जो अभी पेंडिंग है। इसके अलावा अभी किसी भाई ने पूछा कि वार्ड नंबर 33 में सौदागरी के लिए, तो मैं बता दूं वही मैंने अभी खोला हुआ है कि वार्ड नंबर 33 में कुल 4 मरणोपरांत सेवाओं के लिए चालू किया गया। इसमें 3 सौदागरी और 1 कब्रिस्तान है। इसमें पावर ग्रिड के पास मुक्ति धाम है, 15 लाख रुपए के आसपास का है। नौकाहत्ता ग्रिड के पास मुक्ति धाम दिया जा रहा है, पोखर भिंडा के पास मुक्ति धाम दिया जा रहा है और एक आपका सिंगा छपर गांव के ईदगाह के बगल में कब्रिस्तान की बाउंड्री दी हुई है। 4 दिया हुआ है। प्रत्येक वार्ड में 1, 2, 3 ऐसे दिया हुआ है कि लोगों को इधर उधर नहीं जाना हो। इसके साथ मैं छोटी सी बात और बता देता हूं कि करीब 3 करोड़ रुपए से हमारा जो इलेक्ट्रिक सौदागरी है जो सभी महानगरों में होना चाहिए, सभी निगमों में होना चाहिए, वो चालू हो गया है। वो अभी चालू होने वाला है, 1-2 महीने में वो चालू हो जाएगा। ये जगदम्बा नगर बसवरिया में बन रहा है और काफी सुंदर बना है, आप लोग कभी भी जाके देख सकते हैं। ये करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से ऑलरेडी बन रहा है। संत घाट मुक्ति धाम भी अब कार्यादेश मेयर मैडम ने दे दिया है और वो जल्दी बनेगा। उसमें बहुत तरह की नई सुविधाएं ऐड हो रही हैं जिससे जो लोग ज्यादातर शहर के लोग मुक्ति धाम पे जाते हैं वो अब नगर निगम में नहीं है, नगर निगम से बाहर है, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए स्पेशल परमिशन लेके उसको काम चालू करवा दिया। ऐसे करीब 30-35 सौदागरी हमारे यहाँ बन रहे हैं निगम में। ठीक है, हम सवाल ले लिए। अगर एक आध 2 सवाल छूट रहा हो तो मैं बिल्कुल आपके पास पहुंच रहा हूं। अगर एक आध सवाल कहीं से छूट रहा है, देखिए मैंने पहले कह दिया था 2 सवाल आपके मिल चुके हैं। एक ही जगह से हम बार बार सवाल नहीं ले सकते हैं सर, नहीं ले सकते हैं। ले लीजिए आदर्श, एक आध सवाल इधर से और एक आध सवाल आगे से, इनका सवाल लीजिए फिर जल्दी से हम इसको समाप्त करते हैं। जी एक ही लोग अगर सारे सवाल करेंगे तो कैसे चलेगा सर? सर मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मेरा सवाल वर्तमान सरकार से है कि सरकार बहुत सारी नई भर्तियां दे रही है, रोजगार दे रही है, वो तारीफ योग्य है, लेकिन सरकार डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लगा रही है? दिक्कत क्या है? डोमिसाइल नीति में दिक्कत क्या है? बस दिक्कत बता दिए। ठीक है, आगे एक सवाल है, ले लीजिए भाई साहब, बहुत देर से प्रयासरत है। सवाल लीजिए। कि आपने कालीबाग को सजाया, अन्य नगर निगम के बहुत सारे कामों को भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा मानना है कि हरवाटिका शिव मंदिर भी है और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि हरवाटिका शिव मंदिर में जब आप सुबह आए तो उस मंदिर की परिस्थितियों को देखते हुए अगर आपको लगे कि बेतिया में उस मंदिर को जीर्णोद्वार होना जरूरी है कि नहीं, उस मंदिर की चौड़ी 4 दीवारी होना चाहिए कि नहीं, वह कितना महत्वपूर्ण है। आपसे मैं आग्रह, किन से सवाल है ये? सवाल किन से है बता दीजिएगा। ठीक है, नगर से सवाल है। आदर्श एक सवाल इधर से लीजिए, एक सवाल ले लीजिए इधर से। आप और नगर निगम मेयर पति से कुछ सवाल कर रहे हैं भैया, छोटा सा। जो जिलिया में जो जमीन जो बोले हैं पार्क के लिए, वहाँ पे वो जो कोई और वहाँ पे अथराइट बन रहा है, कोई मेरा जमीन है और वो नगर निगम से कुछ पेपर भी लेकर घूम रहा है और उस पर चिपका भी दिया है बोर्ड, उसके गेट पे मेन पे नाम भी लिख दिया है, अनवर मियाँ। ठीक है,
पार्क को लेकर के भाई साहब कह रहे थे और हरिवाटिका शिव मंदिर को लेकर के दो सवाल है। हरिवाटिका शिव मंदिर के बारे में आपको बता दूं कि जितने बेतिया में, उसके अलावा भी कालीबाग मंदिर है, दुर्गा बाग मंदिर है, हरिवाटिका शिव मंदिर है। सशक्त स्थायी समिति ने 75-73 लाख रुपया उसमें पास किया हुआ है, बोर्ड से भी पारित है। जो 5-7 लाख रुपया बोर्ड में कम हो रहा था, वो सशक्त स्थायी समिति ने पास कर दिया था नगर निगम की, लेकिन अभी तक उसका एनओसी नहीं मिल सका है। अभी क्या दिक्कत होती है कि बेतिया राज का अभी बिहार सरकार में मतलब विलय हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें एनओसी नहीं मिल पा रही है कि हम लोग उसको बना पाए। हम लोग यहाँ से ऑलरेडी पारित है, प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है। बोर्ड का काम या सशक्त स्थायी समिति जो कैबिनेट बोला जाता है, उसका काम होता है प्रशासनिक स्वीकृति दे देना, वो दिया हुआ है। अब अगर जैसे ही वो एनओसी मिलेगा तो उसमें बाउंड्री का काम हो जाएगा, सिर्फ बाउंड्री काम लोग दिए हुए। अगर फ्यूचर में बाउंड्री होती है तो उसमें सौंदर्यीकरण का भी ले लेंगे। इसके अलावा एक और कोई विषय, कोई नगर नहीं, पार्क नहीं, कुछ और पूछ रहे थे। झिलिया झिलिया के लिए आपको बता दें कि जिसमें आप पार्क समझ रहे हैं वो नहीं है। झिलिया में 2 जमीन है हमारी, एक घुसुकपुरा में है, जिसके लिए आप बता रहे हैं कि कोई उसके लिए उस पर क्लेम कर रहे हैं। एक बार हम लोग कोर्ट से उसमें जीते हुए हैं और अभी फिर से वो क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए विभाग से भी पत्र आया हुआ है। हम लोग जो दूसरी जमीन है हमारी झिलिया में, उस पे पार्क का दिए हुए हैं, टेंडर भी हो चुका है, उसकी बाउंड्री भी हो चुकी है। ऐसे जिसमें आप बता रहे हैं उसमें भी क्लेम चल रहा है, लेकिन अभी कोर्ट में मामला है, अभी उनको कोई भी स्टे नहीं मिला है किसी भी कोर्ट से। वो सिर्फ अपनी तरफ से नोटिस करवाए हैं और हम लोग जवाब दे रहे हैं। उसमें जमीन नगर निगम की है, उसमें किसी का क्लेम नहीं चलेगा। लास्ट में इसमें बोलना चाहूंगा कि जैसे जो आप लोगों का जो भी सवाल है, रोड से लेके पार्क से लेके, आपने 5 साल के लिए चुना था, अभी 27 तक हमारा कार्यकाल है। आपको ज्यादातर सड़कें, ज्यादातर पार्क सब दिखने लगेगा कुछ दिनों में। अभी हमारे यहाँ जो नगर आयुक्त भी आए हुए हैं, वो आईएएस अफसर आए हुए हैं, बहुत पॉजिटिव आदमी है और बहुत नॉलेजेबल है। पूर्व में भी नगर आयुक्त रहे हुए हैं। इसके पहले जो 2 नगर आयुक्त हमारे कार्यकाल में आए, वो पहले कभी नगर आयुक्त नहीं रहे थे। एक आए थे शंभू जी और एक थे उनके बाद विनोद जी कुछ ही दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए कार्यकाल में थे। ये पूर्व में भी रहे हुए हैं और बहुत तेज तर्रार आईएएस अफसर है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि बहुत सारा काम इधर नगर निगम में निकलेगा उनके रीजन में, अगर वो रह जाते हैं। ठीक है सर, सिकारिया साहब, ठीक है। हमारे कार्यक्रम का एक फॉर्मेट है, हम लोग ये जो कार्यक्रम है हमारा प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस, ये मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकला है ताकि वोट प्रतिशत बढ़ा सके, हम लोगों को जागरूक कर सके, उनके मुद्दे जो हैं उनके प्रतिनिधि तक पहुंच सके, उनकी समस्याएं सुनी जा सके। अंत में हम सभी, हमारे जो इस कार्यक्रम में शामिल लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें हम एक शपथ दिलाते हैं जो हमारे कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव होता है। तो मैं चाहूंगा आप सभी से एक निवेदन होगा कि अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और दाहिना हाथ अपना आगे करेंगे। डोमिसाइल पर बोलना चाहूंगा। डोमिसाइल पर एक सवाल, एक सवाल छूट रहा है आपको। डोमिसाइल पर बता दूं कि विगत दिनों हमारे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बिहार में डोमिसाइल लागू करने की घोषणा विगत महीनों की है और हम लोग की ये कोशिश है कि बिहार वासियों को, बिहार में रहने वाले बच्चों को यहाँ की नौकरियों में हम भरपूर मौका दें, उन्हें आरक्षण दें। इसके लिए हमारी सरकार की संकल्पित है। जय हिंद, जय भारत। चाहूंगा जो दीपेंद्र जी ने बोला कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के बारे में इनकी जानकारी थोड़ी कम है, उसके बारे में। ये नगर विकास एवं आवास विभाग का ही संकल्प है, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना। ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों में होता है और नगर निकाय के जो आयुक्त होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, उसके साथ एमएलए और एमएलसी मेंबर होते हैं। 1 करोड़ तक की प्रशासनिक स्वीकृति डीएम साहब देते हैं और 2.5 करोड़ रुपए तक की तिरहुत कमिश्नर देते हैं। ये इसी का संकल्प है। जानकारी की कमी है, बात रखने को बहुत हो जाएगी। जो कहा, इन्होंने अपनी बातों को स्वयं काट दिया, अपनी गलती को, कि इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधायक उसमें सदस्य होते हैं। तो इन्हें मैं बता दूं कि वो विधायक की ही अनुशंसा थी जो मुख्यमंत्री सारी सड़क योजना जो बन रही है इस शहरों में, मुख्यमंत्री समग्र से, वो माननीय हमारे विधायक और सांसद जी के। सर दीपेंद्र सर, हम लोग ये जो शपथ कर रहे हैं उससे पहले हम एक बार प्रतिनिधि को समय भी देते हैं, चूंकि हमारे पास समय नहीं है। सर शपथ की ओर बढ़ते हैं। अपना दाहिना हाथ हम लोग आगे करेंगे और जो मैं कहूंगा उसे आप अपने हिसाब से दोहराते चलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए बस 2 मिनट। ये कार्यक्रम
हम बेतिया विधानसभा में आज कर रहे थे। बेतिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम ये चौपाल लगा रहे थे, जहां पर इस परिसर में बेतिया विधानसभा की तमाम जनता और उनके प्रतिनिधि मंच पर मौजूद हैं। लोगों के मुद्दे कई सारे सामने आए, कई सवाल हुए जिनका हमने प्रतिनिधियों से जवाब लिया है। अब अगले दिन, चूंकि ये पूर्वी पश्चिमी चंपारण का ये आखिरी कार्यक्रम था, हमारा 9वां दिन था, 9वें विधानसभा आज बेतिया हेडक्वार्टर में हम ये कार्यक्रम कर रहे थे। अगला दिन हमारा पड़ाव पूर्वी चंपारण के रक्सौल में होगा। वहां भी हम एक दिन एक विधानसभा में अलग अलग चौक चौराहों पर घूमेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और शाम को ठीक इसी तरह एक प्रोग्राम होगा, चौपाल लगेगा, जिसमें प्रतिनिधि होंगे और जनता भी होगी। आज के कार्यक्रम महात्मा गांधी की धरती से, चंपारण की इस धरती से, बेतिया की इस धरती से समापन हो रहा है और इसी के साथ आशा करेंगे कि आप लोगों को यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। और जो भी आपको प्रतिक्रिया है वो आप प्रभात खबर के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, वहां अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और एक और चीज मैं छोटा सा बता दे रहा हूं, चूंकि ये कार्यक्रम जो स्पॉन्सर्ड और पावर्ड बाय है राकेश मसाला और वास्तु विहार है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं मैं। उनके सौजन्य से ही ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। इसके साथ चूंकि ये आखिरी कार्यक्रम है, तो मैं अपने जो साथी हैं यहाँ के, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। हमारे साथ बेतिया ब्यूरो हेड हैं गणेश वर्मा जी, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कई अन्य साथी हैं हमारे साथ, अभिजीत पांडे सर हैं हमारे साथ, तिवारी सर हैं, संदीप सर हैं, तो ये सब साथियों ने मिलकर, आलोक सर हैं, तो इन सब साथियों ने मिलकर ये प्रभात खबर का ये आयोजन आप लोगों के बेतिया विधानसभा क्षेत्र में और पूरे पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में कराया है। और उम्मीद करते हैं ठीक इसी तरह का सफलतापूर्वक हमारा आयोजन रहा तो हम लोग आगे भी आकर के इसी तरीके का आयोजन करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।